नोट कर लें, यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। हर 6 महीना पे आयोजन किया जाएगा। मान चलिए एक बार नहीं पास कर पाए, दूसरे बार पास कर लेंगे। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा, 2 बार आयोजित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसे 12 भारतीय भाषाओं में 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। आगे नोट कर लें। अब ये देखा जाए तो देश के प्रत्येक जिला में इसका सेंटर हो। ऐसा नहीं है कि अब पहले सेंटर था कि प्रयागराज, लखनऊ, ये 2-3 ही सेंटर बनते थे, लेकिन इसमें प्रत्येक जिला इसका सेंटर होगा। ये पे नोट कर लें, इसमें प्रत्येक जिला इसका सेंटर होगा, प्रत्येक जिला में सेंटर आयोजित किया जाएगा, जिला में सेंटर आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं अटल रैंकिंग। ये देखा जाए तो अटल रैंकिंग है, और अटल रैंकिंग देखा जाए 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। किस संस्था को किसके लिए अटल रैंकिंग दिया गया है, ये भी सवाल बन सकता है। तो देखते हैं अटल रैंकिंग, अटल रैंकिंग को देखते हैं। अटल रैंकिंग, अटल रैंकिंग 2020 यहीं पर नोट कर लें। अटल रैंकिंग 18 अगस्त 2020 को, 18 अगस्त 2020 को इस रैंकिंग को जारी किया गया। 18 अगस्त 2020 को इस रैंकिंग को जारी किया गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये किसकी पहल है, किस मंत्रालय की पहल है। इसे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने जारी किया। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू हैं। उन्हीं वेंकैया नायडू के द्वारा ये जारी किया गया। लेकिन ये किस मंत्रालय का पहल है? अटल रैंकिंग किस मंत्रालय के लिए जारी किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय। ये पर नोट कर ले, पूछ देगा। अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, मंत्रालय की एक पहल है। यहीं पर नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय संस्थान, जो भी तमाम संस्थान है, राष्ट्रीय वनस्पतिक संस्थान है, या फिर आपका तमाम IITN है, मेडिकल है, ये सब जो संस्थान हैं, इन सभी संस्थानों में रैंकिंग प्रदान किया गया है। और कौन सा पहले स्थान पे है अटल रैंकिंग में, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। किसको पहला स्थान मिला है, यह क्वेश्चन बन सकता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहीं पर नोट कर लें, स्टाल बना के। इस अटल रैंकिंग में, अटल रैंकिंग में पहले स्थान पर IIT मद्रास, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास फर्स्ट रैंक है। दूसरे स्थान पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे। दूसरे स्थान पे कौन है? IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे। और तीसरे स्थान पे IIT दिल्ली, तीसरे स्थान पे IIT दिल्ली को जगह दिया गया है इस अटल रैंकिंग में। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक सवाल है कि उत्तर
उत्तर प्रदेश में कौन से विश्वविद्यालय को इसमें सबसे उच्च रैंक मिला है? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर को 6वां स्थान हासिल हुआ है। यहीं पर नोट कर लें, इस सूची में आईआईटी कानपुर को 6वां स्थान मिला है। 6वां स्थान मिला है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11वां स्थान मिला है। एएमयू, ये पर नोट कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11वां स्थान और बीएचयू को 13वां स्थान। बीएचयू को 13वां स्थान हासिल हुआ है। यह पहली बार ऐसा है जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय गायब है इसमें से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी 5वें 10वें स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार अंडर 20 में नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसमें गायब हो चुका है। बनारस बीएचयू को 13वां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11वां और कानपुर विश्वविद्यालय को, कानपुर आईआईटी को 6वां स्थान हासिल हुआ है। पहला ऑलरेडी 3 हैं, पहले पे आईआईटी मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली। अब हम लोग बातें करते हैं अगला, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आखिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने के लिए क्या अपनाया जा रहा है, इस पर हम बातें कर लेते हैं। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यहीं पर नोट कर लें। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में, एक्ट ईस्ट पूरब की ओर देखो, लुक एक्ट ईस्ट पूरब की ओर देखो एक नीति है जिसमें हम पूरब के देशों के साथ बेहतर संबंध बनाएं। थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, ये तमाम जो पूर्वी द्वीप समूह वाले देश हैं उनके साथ हमारी पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी कहलाती है। पूरब की ओर देखो नीति कहलाती है। और उस पूरब की ओर देखो नीति में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बेहतर मध्यवर्ती भूमिका निभा सकता है। वो जल मार्ग हो, जल मार्ग के द्वारा एक बेहतर भूमिका निभा सकता है, क्योंकि म्यांमार के जो जहाज़ आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएंगे। उधर इंडोनेशिया, थाईलैंड, तमाम जो द्वीप हैं उन देश हैं, पूर्वी देश हैं, वहाँ से अगर कोई जहाज़ आता है, व्यापारिक जहाज़ आता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रुक सकता है। इसलिए एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रमोट करने की योजना है। यहीं पर नोट कर लें स्टार के, भारत की एक्ट ईस्ट नीति में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को डिजिटल सुविधा से जोड़ने की योजना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना है, आगे नोट कर लें। इसी के तहत 30 अगस्त
30 दिसंबर 2018 को इसी के तहत 30 दिसंबर 2018 को सबमरीने ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी गई। केबल परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पे देखें सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, इसकी आधारशिला रखी गई कहाँ पे, और वो रखी गई पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में इसकी रखी गई ताकि यहाँ से एक तरह से बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी को जोड़ा जा सके, बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी को बहाल किया जा सके, बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी को बहाल किया जा सके। यहीं पर नोट कर ले, स्टार बना के। आधारशिला रखी गई, लेकिन अब ये बन के तैयार हो गया। और इसका उद्घाटन कब हुआ? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, इसका उद्घाटन हुआ 10 अगस्त 2020 को। यहीं पर नोट कर ले, 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस द्वीप के अब यहाँ पर भी इंटरनेट स्पीड काफ़ी अधिक होगा। चेन्नई से इस अंडमान को जोड़ दिया गया है केबल के जरिए। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। जैसे ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ब्रॉडबैंड सुविधा इत्यादि, उसी को बिछाई गई है और यहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पे हाई स्पीड के इंटरनेट संचालित किए जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे समझ रहे ना, उड़न खटोला होता है। जैसे आप तमाम धार्मिक स्थानों पे जाएंगे तो रोपवे के माध्यम से लोग चले जाते हैं। 2 लोग बैठते हैं और खटोला से सीधे चले जाएंगे, मनसा देवी चले जाएं या मैहर देवी चले जाएं, या तमाम जगहों पे आप क्या करते हैं, सीधे सीधे रोपवे में बैठ के चले जाते हैं। तो भारत का सबसे लंबा रोपवे कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन ये नदी रोपवे है, ये नदी पे बनाया गया है ताकि नदी को पार किया जा सके। इस तरह के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये सबसे लंबा रोपवे है जो लगभग 1.82 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। यहीं पर नोट कर लें, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ पे बनाया गया है, इसको देख लेते हैं। किस नदी के तट पर नदी रोपवे कहाँ पे बनाया गया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। उसके बाद असम में बनाया गया है। किस राज्य में बनाया गया है? असम में गुवाहाटी में बनाया गया है। अगला है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.82 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1.82 किलोमीटर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये किसको जोड़ता है?
बाय द वे पूछ दे कि किसको जोड़ता है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, सबसे लंबा नदी रोपवे किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर, डोल गोविंदा मंदिर को जोड़ता है। यहीं पर नोट कर लें, यह रोपवे गुवाहाटी के कचरी घाट को, गुवाहाटी के कचरी घाट को डोल गोविंदा, डोल गोविंदा, डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है, गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक सवाल है कि किस मंत्रालय ने अगस्त में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत किया? किस मंत्रालय के द्वारा अगस्त में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की घोषणा की गई, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की गई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर सप्ताह कब से कब तक मनाया? 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त 2020 तक। यहीं पर नोट कर लें, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह ये रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और ये 7 से 14 अगस्त के बीच मनाया गया। ये सप्ताह आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब से कब मनाया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा? 7 से 14 अगस्त। यही पूछा जाएगा कि किस आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। अब इसी में देगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, या फिर दे देगा 1 जुलाई से 7 जुलाई, 5 जून से 12 जून, ऐसे पूछ देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसको लगाना होगा। 7 से 14 अगस्त आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। अब इसमें तमाम जो डिजिटल लिंक के माध्यम से रक्षा मंत्री ने जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं, ऑर्डिनेंस डिपो है, या तमाम रक्षा उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उन सबको आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर बल दिया, उन सबको आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर बल दिया। और इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने बातें किया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। अब यहाँ पे देखा जाए किसान रेल, किसान रेल देश में कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? किसान रेल देश में कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है, इस पर हम बातें करते हैं। किसान रेल, किसान रेल देश में कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है? किसान रेल। अब यहाँ पे देखा जाए तो किसान रेल चलाने का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2022 तक किसानों के आय को दुगुना करना, पहला पॉइंट। कई बार पूछा जाता है किसानों के आय को कब तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2022 तक। यहीं पर नोट कर ले पहला पॉइंट, वर्ष 2022 तक। स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा जाता है। वर्ष 2022 तक किसानों के आय को दुगुना करने के लिए, किसानों के आय को दुगुना करने के लिए किसान रेल चलाए जाने की योजना है।
किसान रेल चलाए जाने की योजना है। आखिर इस रेल के माध्यम से जाएगा क्या? जो तुरंत खराब होने वाली वस्तु है, जैसे सब्जी हो गई, टमाटर हो गई, या फिर गोभी हो गया, जो किसान पैदा करते हैं, अब उनको लाद के बाज़ार तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा, तो खराब होने से बच जाएंगे। खराब होने से बच जाएंगे और उन्हें मंडियों तक, शहरों तक पहुंचाने का एक लक्ष्य है। यहीं पर नोट कर लें। इस किसान रेल के माध्यम से, इस किसान रेल के माध्यम से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने की योजना है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने की योजना है। बाजार तक पहुंचाने की योजना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कब शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? तो देवलाली से दानापुर के बीच शुरू हुआ। देवलाली से दानापुर के बीच में 7 अगस्त 2020 को शुरू हुआ। दानापुर बिहार में है और देवलाली महाराष्ट्र में है। यहीं पर नोट कर लें। स्टारना के 7 अगस्त 2020 को, 7 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर के बीच किसान रेल गाड़ी की शुरुआत हुई। किसान रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। देवलाली महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित है देवलाली। और दानापुर कहाँ पे स्थित है? दानापुर बिहार के पटना जिला में स्थित है। पटना जिला में स्थित है दानापुर, और यहीं पर किसान रेल चलाएगा। ये ध्यान रखें, ये कहीं पर भी पूछा जाएगा। किसान रेल आज रही तो कल किसी न किसी कंपटीशन में आना है। अब वो जिसमें आ जाए, पीसीएस में भी आ सकता है, समीक्षा में भी आ सकता है, या अन्य एग्जामों में भी आ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। समीक्षा अधिकारी कम से कम वैकेंसी आने वाली है 700 के आसपास, 700 के आसपास आएगी। तो अब स्वाभाविक है कि उसमें भी पूछा जाएगा। एपीओ की वैकेंसी के आने की सूचना है तो उसमें पूछा जाएगा। पीसीएस की जो पेपर होने वाले हैं उसमें पूछा जाएगा, या फिर तमाम वनडे टाइप के एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए इसे इम्पोर्टेंट कर ले, ये कभी भी आ सकता है, ये जानते रहें। देवलाली महाराष्ट्र के नासिक जिला और दानापुर बिहार का पटना जिला, इसी के बीच में। अब ये जितने भी ये स्टेशन पड़ेंगे वो वहाँ से गुजरती हुई जाएगी। अब ये देवलाली से शुरू होगी और देवलाली से ये पहुँचेगी कहाँ तक? ये देवलाली से ये नासिक रोड स्टेशन का नाम है। नासिक रोड, मनमाड़, इटारसी, सतना, प्रयागराज और इधर से दीनदयाल। तो यहाँ पे देखें देवलाली महाराष्ट्र से नासिक रोड, उसके बाद मनमाड़, वही महाराष्ट्र मनमाड़, इटारसी आपके है और वो है आपका मध्य प्रदेश में। सतना, प्रयागराज से अब सीधे आपका दीनदयाल उपाध्याय नगर से होते हुए बक्सर होते हुए दानापुर चली जाएगी। ये रूट है।
अब इसी में पूछ देगा कि अगर बाय द वे कठिन सवाल बनाए, तब की चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। जैसे आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, उसी तरह पेपर सेट करने वाला भी सोचता है। अब सोचेगा कि कम से कम पूछ ले कि इसमें कौन सा स्टेशन नहीं आएगा। अब लखनऊ डाल देगा, इसमें लखनऊ डाल देगा, गोरखपुर डाल देगा, क्या किसान रेल में गोरखपुर आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। लखनऊ नहीं आएगा, कानपुर नहीं आ रहा है, दिल्ली नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ये स्टेशन भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। वो आपके तर्क करने पर निर्भर करता है कि आप जैसे पढ़ते समय तर्क करेंगे, जैसे याद है तो आप तर्क कर सकते हैं, और जब याद ही नहीं है तो तर्क कहाँ से करेंगे, तर्क कहाँ से करेंगे। तो हम बातें कर रहे थे, अब हम बातें करेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय क्षेत्र का गठन। और इस गठन से इस बार पूछा गया था आरओ में सवाल, किसका प्रमुख कौन है, किसका प्रमुख कौन है, यहाँ से पूछा गया था। एक पूरी सूची बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे श्री राम तीर्थ न्याय क्षेत्र का, तो वहाँ से जो भी अगर सिंगल पूछ दे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और जब वहाँ पे मिलान करने के लिए, कूट मिलान करने के लिए पूछे तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र न्यास, ट्रस्ट, न्यास का मतलब है ट्रस्ट का गठन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन, यहीं पर नोट कर ले। 5 फरवरी 2020 को, फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई, स्वीकृति प्रदान की गई, यहीं पर नोट कर लें। इस न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे। इस न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, तथा उसमें से एक सदस्य दलित समाज से होगा। अब पूछ देगा कि दलित समाज की भागीदारी है कि नहीं है। अब लेकिन ये है कि एक दलित समाज का होगा, एक सदस्य दलित समाज से होगा। अब सोशल मीडिया पे घूम रहा था कि दलित समाज की भागीदारी नहीं है, भागीदारी नहीं है। अब पता चला कि जो सोशल मीडिया देख रहा है, अब उससे पूछ लेगा कि दलित समाज से होगा कि नहीं होगा, वो कहेगा कि इसमें तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। लेकिन एक दलित समाज से हमेशा रहेगा इस न्यास। यहीं पर नोट कर लें, यहीं पर नोट कर लें। श्री राम में जन्म, या यहीं पर नोट कर लें, इस जन्मभूमि के ट्रस्ट, यहीं पर नोट कर लें, श्री राम